जैसे ही सूरज ढलता है तभी ये आम से दिखने वाले लोग पल भर में खून के प्यासे दरिंदों चीज नहीं बचती जो भी इनके रास्ते में आए उसे ये चंद पलों में नोच कर रख देते हैं। ये बीमारी इतनी तेज रफ्तार से एक शरीर से दूसरे शरीर में कूदती है कि आम लोगों की तो बात ही छोड़ो, खुद इस राज्य का राजा तक इसकी चपेट में आकर पूरे दरबार के सामने अपने ही लोगों को चबाने लगता है। और जब हजारों भूखे प्यासे मुर्दे महल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हैं तो वहाँ मौत का ऐसा खूनी नाच शुरू होता है जहाँ एक अकेला राजकुमार अपनी तलवार के सहारे इन हजारों राक्षसों को जलाकर राख कर देता है। आज की इस कहानी में हम उसी कोरियाई ज़ॉम्बी की दहशत देखने वाले हैं जिसने सिर्फ एक रात में पूरे राज्य को भयानक शमशान घाट में बदल दिया था। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि प्रिंस ईथन चुपके से पश्चिमी देशों से हथियार और बंदूकें मंगवा रहा है ताकि वो अपने राज्य में उठने वाली बगावत को कुचल सके। मगर उसके इस छुपे हुए प्लान की भनक एक चालबाज मंत्री लॉर्ड मार्कस के कानों तक पहुंच जाती है। वो एक पल भी गंवाए बगैर अपने सिपाहियों को लेकर उस जहाज पर हमला बोल देता है जहां वो हथियार छुपा कर रखे गए थे। मगर उस जहाज में कुछ ऐसा भी मौजूद था जो इस पूरे राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। वहाँ एक बक्से में एक पश्चिमी ज़ॉम्बी बंद था। हमले के दौरान जब चारों तरफ भगदड़ मचती है तो वही ज़ॉम्बी बक्से से बाहर निकल आता है और लॉर्ड मार्कस के एक सिपाही को बुरी तरह दांतों से काट लेता है। अगली सुबह हमें वही जख्मी सिपाही नजर आता है जो लड़खड़ाते कदमों से अपने गाँव की तरफ लौट रहा होता है। उसकी आंखें बिल्कुल मुर्दा और खाली हो चुकी थी और उसका चलना फिरना भी अजीब सा हो गया था। वो सीधा अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी बीवी तुरंत उसके लिए खाना ले आती है। खाना देखते ही वो किसी भूखे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है। मगर थोड़ी देर बाद ही उसकी नजरें खाने से हटकर अपनी बीवी की गर्दन पर जम जाती हैं। उसी रात वो खतरनाक वायरस पूरी तरह फैल चुका होता है और वो एक खून का प्यासा दरिंदा बन जाता है। बिस्तर पर उसके साथ ही उसका मासूम सा बच्चा सोया हुआ था और सबसे पहले वही ज़ॉम्बी अपने ही बच्चे को नोच खाता है। जब उसकी बीवी चीख सुनकर कमरे में दौड़ी आती है तो उसकी नजरों के सामने उसका पति एक खतरनाक जानवर बन चुका होता है। इससे पहले कि वो औरत कुछ समझ पाती वो भी उस पर भयानक अंदाज में हमला कर देता है और देखते ही देखते वो घर से निकलकर पूरे गांव के बेकसूर लोगों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा बनाना शुरू कर देता है। उधर महल में लॉर्ड मार्कस उन हथियार तस्कर सिपाहियों को पकड़कर राजा के सामने पेश करता है और उन्हें गद्दार करार दे देता है। दरअसल लॉर्ड मार्कस का असली मकसद यही था कि उन सिपाहियों को देशद्रोही साबित करके राजा की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ाए और खुद गद्दी पर कब्जा जमाए। राजा गुस्से में आकर उन सिपाहियों के जनरल को सख्त सजा सुना देता है। जनरल लाख सफाई देता है कि उसने जो भी किया राज्य की हिफाजत के लिए किया, मगर उसकी एक बात भी नहीं सुनी जाती। राजा उन्हें यातना देकर उनके सरगना का नाम उगलवाना चाहता है। तभी खुद प्रिंस ईथन आगे बढ़कर कहता है कि इन सब का सरगना मैं ही हूँ। वो राजा को समझाने की कोशिश करता है कि ये हथियार उसने किसी बगावत के लिए नहीं बल्कि उन भ्रष्ट मंत्रियों से राज्य को बचाने के लिए मंगवाए थे। मगर राजा अपने मंत्री की मीठी मीठी बातों में इतना अंधा हो चुका था कि अपने ही बेटे पर यकीन करने से इनकार कर देता है। उल्टा वो राजकुमार पर बरस पड़ता है और कहता है कि ऐसा लगता है तुम खुद मेरी गद्दी छीनना चाहते हो। लेकिन उसे क्या पता था कि यही इल्जाम उसकी अपनी बर्बादी की वजह बन जाएगा। अब प्रिंस ईथन के पास अपने वफादारों और अपनी बीवी को लॉर्ड मार्कस के जुल्म से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इसलिए सबके सामने ही वो अपनी तलवार निकालता है और उसे अपने पेट में उतार कर खुद अपनी जान दे देता है। इसी दौरान महल की एक भविष्यवाणी करने वाली औरत राजा के कान में जहर घोलती है कि उसका छोटा बेटा भी एक दिन उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यहाँ लॉर्ड मार्कस इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और राजा को और भड़काकर प्रिंस ईथन की बीवी एलेना को एक कमरे में बंद करवा देता है। मगर मरने से पहले प्रिंस ईथन ने अपने एक वफादार आदमी के हाथों अपने छोटे भाई नेथन के नाम एक खत भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक नहीं और वो तुरंत आकर एलेना को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाए। अब यहाँ कहानी में आता है नेथन जो प्रिंस ईथन का छोटा भाई था। नेथन बरसों पहले ये राज्य छोड़कर किसी दूर देश चला गया था और अपने बड़े भाई का ये आखिरी खत मिलते ही वो वापस लौट आता है। वो अपने एक दोस्त ओलिवर के साथ गाँव के बंदरगाह पर उतरता है। उसे उम्मीद थी कि महल से उसके स्वागत के लिए कोई न कोई जरूर आएगा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। ये बात उसे कुछ अजीब सी लगती है और वो ओलिवर से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमें लेने कोई क्यों नहीं आया। उधर महल में नेथन के आने की खबर मिलते ही लॉर्ड मार्कस राजा के कान भरना शुरू कर देता है कि नेथन पहले बुलाने पर नहीं आया और अब वो सिर्फ गद्दी हथियाने के इरादे से लौटा है। दूसरी तरफ पूरा गाँव वीरान पड़ा हुआ था, जैसे वहाँ कभी कोई इंसान बसा ही न हो। जब नेथन और ओलिवर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में जली हुई लाशें दिखाई देती हैं। ये मंजर देखते ही नेथन फौरन भांप लेता है कि इस गांव में कुछ बहुत खौफनाक हो चुका है। रात होते ही दोनों दोस्त कुछ देर आराम करने के लिए एक सुनसान पड़े घर की तरफ बढ़ते हैं। ओलिवर जैसे ही खाने पीने की कोई चीज ढूंढने अंदर जाता है तभी अचानक नीचे से एक ज़ॉम्बी का हाथ निकलकर उसका पैर पकड़ लेता है। वो डर के मारे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागता है, लेकिन उसी पल बाहर कुछ घुड़सवार उनके पास आ खड़े होते हैं। वो नेथन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और दावा करते हैं कि वो राजा के पहरेदार हैं और उसे लेने आए हैं। मगर नेथन उन्हें गौर से देखता है और फौरन भांप लेता है कि इनके पास उसे वापस ले जाने
जाने के लिए कोई अतिरिक्त घोड़ा मौजूद नहीं और इनके चेहरों पर ताजे जख्मों के निशान हैं, वो समझ जाता है कि ये असली पहरेदार नहीं बल्कि लॉर्ड मार्कस के भेजे हुए कातिल हैं, जो उसे रास्ते में ही खत्म करने आए हैं। वो कुछ कर पाते इससे पहले नेथन अपनी तलवार निकाल लेता है और उन पर टूट पड़ता है। वो तलवारबाजी में इतना माहिर था कि अकेले ही उन सबको पछाड़ने लगता है, मगर तभी आसपास के घने अंधेरे से ढेरों जम्बी निकल आते हैं और दोनों तरफ के लोगों पर एक साथ टूट पड़ते हैं। नेथन कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये इंसान जानवरों की तरह क्यों काटने दौड़ रहे हैं। तभी एक औरत के रूप वाली जम्बी उसकी तरफ छलांग लगाती है, मगर नेथन अपनी तलवार से उसके सिर पर ऐसा वार करता है कि उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। मगर जम्बियों की तादाद पल पल बढ़ती जा रही थी और नेथन अब बुरी तरह घिर चुका था। तभी हवा को चीरता हुआ एक तीर आता है और एक लकड़ी के तने से टकराता है और उससे एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज सुनते ही सारे जम्बी अपना ध्यान भटकाकर उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। दरअसल ये तीर एक लड़की सोफिया ने चलाया था। उसके साथ कुछ और लड़ाके भी मौजूद थे जो बाहर आकर बचे हुए ज़ॉम्बियों को आसानी से मार गिराते हैं। उनका सरदार गैब्रियल नेथन के पास आता है और बताता है कि वो लोग प्रिंस ईथन की खुफिया टीम के लोग हैं और यही वो खत भेजने वाले थे। शुरू में नेथन को शक होता है कि ये भी कोई साजिश हो सकती है, मगर गैब्रियल अपनी पहचान राजकुमार के खास पहरेदार के तौर पर साबित करता है। वो नेथन को बताता है कि ये लोग असल में एक खतरनाक वायरस का शिकार होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये सूरज की रोशनी से डरते हैं, इसलिए सिर्फ रात के अंधेरे में ही शिकार करते हैं। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, या तो इनका सिर धड़ से अलग कर दो या तलवार सीधी इनके दिल में उतार दो और फिर इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए इनकी लाश को जला दो। इसके बाद सब एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुँचते हैं जहाँ गाँव के कुछ बचे हुए लोग छुपे बैठे थे। वहाँ का नजारा बेहद दर्दनाक था। वहीं पास ही नेथन की नजर कुछ बेकसूर कैदियों पर पड़ती है जिन्हें राजा और उसके मंत्री ने ज़ॉम्बी समझकर उनके हाल पर छोड़ दिया था। वो नेथन से मदद की गुहार लगाते हैं। गैब्रियल नेथन से गुजारिश करता है कि वो राजा तक पहुँचे और गाँव वालों की हिफाजत के लिए फौज भेजे, मगर नेथन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वो यहाँ किसी का हीरो बनने नहीं आया। उसका मकसद बस इतना है कि वो अपनी भाभी एलेना को यहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगह पहुँचाए। उसकी ये बेरुखी देखकर सोफिया साफ कह देती है कि उसे इस आदमी पर जरा भी भरोसा नहीं, इसलिए राजा तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए वो खुद नेथन के साथ महल जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि महल की दीवारों के पीछे उनका इंतजार इससे भी बड़ा खतरा कर रहा है। जब ये सब लोग महल के करीब पहुंचते हैं तो एक पहरेदार उन्हें रोककर कहता है कि बीमारी फैलने के डर से अंदर सिर्फ नेथन को ही जाने की इजाजत है, किसी अजनबी को नहीं। नेथन अपने साथियों को वहीं रुकने की हिदायत देता है। गैब्रियल चेतावनी देता है कि लॉर्ड मार्कस बहुत खतरनाक इंसान है और उसी की साजिश की वजह से प्रिंस ईथन की जान गई थी, इसलिए उससे बच कर रहना। उधर दूसरी तरफ नेथन पर हमला करने भेजा गया वो सिपाही किसी तरह बच निकलता है और सीधा लॉर्ड मार्कस के पास लौटता है। वो झूठ बोलता है कि उसने नेथन को मार गिराया है ताकि उसे बड़ा इनाम मिल सके, मगर वो ये बात छुपा जाता है कि हमले के दौरान एक ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था। लेकिन लॉर्ड मार्कस बेहद चालाक था। वो उसकी हालत और शरीर देखकर ही समझ जाता है कि ये सिर्फ इनाम के लालच में झूठ बोल रहा है। लॉर्ड मार्कस उससे कहता है कि तुम्हारा इनाम नीचे तहखाने में रखा है, जाकर ले लो। वो आदमी खुशी खुशी जैसे ही तहखाने में कदम रखता है तभी अंधेरे से एक ज़ॉम्बी निकलकर उसे खींच लेता है, मगर उसे क्या पता था कि लॉर्ड मार्कस को इन ज़ॉम्बियों के बारे में पहले से पूरी खबर थी और वो जानबूझकर उन्हें वहाँ पाल रहा था ताकि मौका आने पर उन्हें अपनी साजिश का हथियार बना सके। अपने इसी खतरनाक प्लान के तहत वो राजा के करीब रहने वाली एक औरत को भी उसी तहखाने में भेज देता है। ये वही औरत थी जिसने कुछ दिन पहले राजा के सामने भविष्यवाणी की थी। लॉर्ड मार्कस को अच्छी तरह मालूम था कि यही एक ऐसी औरत है जो सीधे राजा तक पहुँच सकती है, इसलिए वो उसे तहखाने में बंद करवाकर ज़ॉम्बी से कटवा देता है ताकि वो लौटकर राजा को भी बीमार कर सके। अगली सुबह जब राजा सबके साथ नाश्ते की मेज पर बैठा होता है तो वहाँ वही बीमार औरत भी मौजूद थी। अचानक उसके शरीर में वायरस तेजी से फैलने लगता है। उसकी नसें उभर आती हैं, आंखें सफेद पड़ जाती हैं और हड्डियों से चटकने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। देखते ही देखते वो सबके सामने एक भयानक दरिंदे में बदल जाती है और सीधा राजा पर झपट कर उसके हाथ पर बुरी तरह काट लेती है। राजा गुस्से में उसे परे धकेलता है। वहाँ मौजूद पहरेदार फौरन अपनी तलवारों से उस औरत को मार गिराते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि खुद राजा बीमार हो चुका था। हैरानी की बात ये थी कि राजा और उसके दरबारियों को अभी तक इन ज़ॉम्बियों की असली हकीकत का कोई इल्म नहीं था। उन्हें लगा शायद उस औरत को पागलपन का दौरा पड़ा है। धीरे धीरे राजा के बीमार होने की सरगोशियां महल में फैलने लगती हैं। उधर लॉर्ड मार्कस की एक खुफिया बैठक में कोई कहता है कि अगर राजा को कुछ हो भी गया तो गद्दी का असली हकदार तो नेथन ही ठहरेगा। ये सुनते ही लॉर्ड मार्कस गुस्से से तिलमिला उठता है। इसी दौरान नेथन अपने पिता यानी राजा से मुलाकात करता है, मगर राजा उसे देखकर जरा भी खुश नहीं होता। उल्टा उस पर
तरस पड़ता है कि इतने सालों बाद अब यहाँ क्यों आया है। नेथन अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर एक भयानक बीमारी फैल चुकी है, लोग दरिंदे बनकर एक दूसरे को नोच रहे हैं और उसे रोकने के लिए फौरन फौज भेजनी होगी। नेथन सीधा मंत्री की तरफ देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारी नीयत अच्छी तरह मालूम है, तुम चाहते थे कि मैं रास्ते में ही मारा जाऊं और तुम राजा को खत्म करवाकर खुद गद्दी पर बैठ जाओ। मगर राजा को लगता है कि नेथन का दिमाग खराब हो गया है। ऊपर से लॉर्ड मार्कस के चमचे भी उसकी बातों को झूठा साबित करने में जुट जाते हैं। राजा तंज करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ गद्दी के लालच में यहाँ लौटे हो। इस पर नेथन फौरन जवाब देता है कि उसे गद्दी की कोई ख्वाहिश नहीं, वो सिर्फ अपनी भाभी को यहाँ से सुरक्षित निकालने आया है। मगर नेथन फौरन समझ जाता है कि उसका पिता पूरी तरह लॉर्ड मार्कस के काबू में आ चुका है और अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। तभी राजा के शरीर में वायरस बिजली की रफ्तार से फैलने लगता है और वो नेथन को फौरन यहाँ से चले जाने का हुक्म देता है। बाप से कोई मदद न मिलने पर नेथन चुपचाप उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ लॉर्ड मार्कस ने उसकी भाभी एलेना को कैद कर रखा था। वो उसे आजाद करता है और अपने भाई का वो आखिरी खत दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो नेथन के साथ यहाँ से दूर किसी सुरक्षित जगह चली जाए क्योंकि यहाँ उसकी जान को बड़ा खतरा है। अपने मरहूम पति का ये खत पढ़कर एलेना फूट फूट कर रो पड़ती है। शुरू में वो ये राज्य छोड़कर जाने से इनकार करती है क्योंकि वो चाहती थी कि लॉर्ड मार्कस को उसके किए की सजा जरूर मिले और आखिरकार वो नेथन के साथ निकलने पर राजी हो जाती है। मगर जैसे ही दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक ओलिवर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि लॉर्ड मार्कस ने गैब्रियल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और ठीक उसी पल खुद लॉर्ड मार्कस भी वहाँ आ धमकता है। वो नेथन के करीब आकर धीमी मगर जहरीली आवाज में कहता है कि तुम्हारी फौज वाली गुजारिश मैंने खुद रद्द करवा दी है। अगर अपनी जान प्यारी है तो सुबह होने से पहले पहले अकेले ही यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ था। ये सुनते ही नेथन का खून खौल उठता है और वो तलवार निकालने ही वाला होता है कि ओलिवर उसे रोक लेता है क्योंकि लॉर्ड मार्कस के पहरेदार चारों तरफ से उन्हें घेरे खड़े थे। इसी दौरान महल में पड़ोसी राज्य यानी कैंग डायनेस्टी के कुछ बड़े अफसर पहुंचते हैं। राजा उनसे बेहद डरता था, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए उसी रात एक शानदार जश्न रखा जाता है। मगर किसी को जरा भी खबर नहीं थी कि लॉर्ड मार्कस ने आज की रात सबको मौत के घाट उतारने का कैसा खतरनाक जाल बिछा रखा है। उसकी असली चाल ये थी कि जैसे ही राजा पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर मेहमानों के सामने लोगों पर हमला करेगा, वो खुद राजा को मारकर ये दिखाएगा कि उसने राज्य को बचाया और इसी बहाने खुद को नया राजा घोषित कर देगा। अपने इस भयानक प्लान को अंजाम देने के लिए रात होते ही वो चुपचाप महल के अंदर छुपाए गए सारे ज़ॉम्बियों के पिंजरे खोल देता है। बाहर जश्न में तेज संगीत और नाच जारी था और ढोल की गूंज पूरे महल में फैली हुई थी। इसी गूंज को सुनकर सारे भूखे ज़ॉम्बी तेजी से उस जश्न की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर वहाँ महफिल में बैठे मेहमानों को इस आने वाली तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। सब अपनी ही धुन में मगन थे और उधर राजा के शरीर में वायरस अपनी आखिरी हद तक फैल चुका था। अचानक राजा अपनी जगह से उठता है और आगे बढ़ने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा शायद राजा नाचने के लिए उठा है, मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजा अचानक एक नाचने वाली लड़की पर झपट कर उसे बुरी तरह काट लेता है। ठीक उसी पल नेथन भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि उसका पिता ज़ॉम्बी में बदल रहा है, मगर जब वो करीब पहुँचता है तो देखता है कि राजा ज़ॉम्बी बनने के बावजूद अपने बेटे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अपने पिता को एक खतरनाक दरिंदा बनता देखकर वो अंदर तक कांप जाता है, लेकिन उसी पल लॉर्ड मार्कस पीछे से आकर राजा के सीने में तलवार आर पार कर देता है। वो बरसों से इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था और अब किसी में ये हिम्मत नहीं बची थी कि वो पूछे कि उसने राजा को क्यों मारा, क्योंकि राजा अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और लॉर्ड मार्कस के पास उसे खत्म करने का एक पक्का बहाना मौजूद था। राजा वहीं ढेर हो जाता है। कैंग डायनेस्टी का नुमाइंदा ये देखकर आग बबूला हो जाता है कि उसने उनके चुने हुए राजा को मार डाला, मगर अब लॉर्ड मार्कस को किसी का डर नहीं रहा। वो खुलेआम उस नुमाइंदे से कहता है, अब इस राज्य का नया राजा वो खुद है। कुछ लोग दबी जबान में कहते हैं कि असली हकदार तो नेथन को होना चाहिए, मगर लॉर्ड मार्कस धमकी देकर सबको चुप करा देता है। तभी ढोल की गूंज सुनकर हजारों ज़ॉम्बी महल में घुसकर जश्न वाली जगह में टूट पड़ते हैं और लोगों को जानवरों की तरह नोचना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड मार्कस ने यहाँ से बच निकलने का इंतजाम पहले ही कर रखा था। उसने अपनी हिफाजत के लिए पश्चिमी बंदूकों से लैस पहरेदार पहले से बुला रखे थे। इन्हीं पहरेदारों की निगरानी में वो आराम से वहाँ से निकलकर महल के एक कमरे में जा छुपता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसकी चाल यही थी कि जब तक ज़ॉम्बी महल के बाकी सभी लोगों का सफाया न कर दें, तब तक वो चुपचाप यहीं दुबका रहेगा और सुबह होते ही फौज बुलाकर बचे हुए ज़ॉम्बियों को मरवाकर अपनी नई हुकूमत की बुनियाद रखेगा। उधर बाहर नेथन के सामने ज़ॉम्बी मासूम लोगों को चीर फाड़ रहे थे। ये देखते ही वो फौरन अपनी तलवार संभालता है और साथियों समेत ज़ॉम्बियों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर अपनी भाभी पर पड़ती है, जो डर के मारे एक मेज नीचे दुबकी बैठी थी। नेथन जल्दी से उसे वहाँ से निकालकर बाहर
लाता है। ठीक उसी पल ओलिवर 2 घोड़े लेकर उनकी मदद को पहुंच जाता है। नेथन फौरन एलेना को ओलिवर के हवाले करता है और कहता है कि उसे लेकर यहाँ से दूर किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। अब नेथन अकेला वहाँ से निकलकर सीधा शाही पहरेदार दस्ते के सरदार कमांडर विक्टर के पास पहुँचता है। वो उस वक्त जेल में गैब्रियल को यातना दे रहा था ताकि वो नेथन के खिलाफ गवाही दे सके, मगर वहाँ पहुँचकर नेथन उसे पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे लॉर्ड मार्कस ने जानबूझकर महल में हजारों ज़ॉम्बी छोड़ दिए हैं। वो उसे समझाता है कि तुम्हारे पहरेदारों को फौरन महल के सारे रास्ते और दरवाजे बंद करने होंगे, वरना अगर ये ज़ॉम्बी यहाँ से निकलकर बाहर गांव तक पहुँच गए तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। कमांडर विक्टर हालात की गंभीरता को फौरन भांप लेता है और अपने सिपाहियों को फौरन रुकावटें खड़ी करने का हुक्म देता है। इसके बाद नेथन जेल जाकर गैब्रियल के बाकी साथियों को आजाद करता है क्योंकि उसे आगे उनकी मदद चाहिए थी, मगर तभी जेल के अंदर भी ज़ॉम्बियों का एक बड़ा रेला घुस आता है। दरवाजा टूटने ही वाला था कि उसी पल उनकी नजर ऊपर एक छोटी खिड़की पर पड़ती है। वो जल्दी से रस्सी के दोनों सिरे खिड़की से बांधते हैं और बारी बारी सभी उसी खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। आखिर में नेथन भी बाल बाल बचकर बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर विक्टर और उसके सिपाहियों ने महल के दरवाजों पर लकड़ी की मजबूत रुकावटें लगा दी थीं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ज़ॉम्बी इतने खतरनाक साबित होंगे। उनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। वो इन रुकावटों पर चढ़ने लगते हैं और पहरेदारों की सफ़ें बिखरने लगती हैं। पहरेदारों और ज़ॉम्बियों के बीच मौत का एक भयानक खेल शुरू हो जाता है, जहां सिपाही पूरी रात अपनी जान हथेली पर रखकर ज़ॉम्बियों को महल से बाहर निकलने से रोकते रहते हैं। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण नमूदार होती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही सारे ज़ॉम्बी जान बचाने के लिए अंधेरे की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि धूप से उनके शरीर जलने लगते थे। जो ज़ॉम्बी धूप की चपेट में आ गए वो वहीं जलकर राख हो गए। दरअसल धूप और दिन की रोशनी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उधर महल के अंदर छुपा बैठा लॉर्ड मार्कस अब बाहर निकल आता है। उसे यकीन था कि अब बाजी पूरी तरह उसके हाथ में है। वो बचे हुए अफसरों को बुलाकर खुद को नए राजा के तौर पर मनवाने की तैयारी करता है। सब डर के मारे उसके सामने सिर झुका लेते हैं, मगर तभी अंधेरे से एक ज़ॉम्बी निकलकर लॉर्ड मार्कस पर झपटता है। वो उस ज़ॉम्बी को तो आसानी से मार गिराता है, लेकिन तभी वहाँ खड़े सभी लोगों की नजर उसके हाथ पर जा टिकती है। उस ज़ॉम्बी ने लॉर्ड मार्कस के हाथ पर काट लिया था। उसे फौरन एहसास हो जाता है कि अब ये लोग उसे बीमार समझकर खत्म करना चाहेंगे, इसलिए वो किसी को भी अपने करीब तक नहीं आने देता। ये मंजर देखते ही बाकी सब समझ जाते हैं कि अब ये भी दरिंदा बन जाएगा, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर लॉर्ड मार्कस अपनी तलवार निकालकर अपने ही सारे साथियों को बेरहमी से काट डालता है। उसे समझ आ चुका था कि बरसों की मेहनत से बनाया उसका पूरा प्लान अब मिट्टी में मिलने वाला है। खुद को वायरस से बचाने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपना बीमार हाथ तलवार से काट डालता है और ढेर सारी दवाइयाँ निगल जाता है ताकि खून बहना रुक जाए। मगर दवाइयों और वायरस के मिलाप से वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनता, बल्कि आधा इंसान और आधा दरिंदा बन जाता है। उसके अंदर ज़ॉम्बी जैसी खतरनाक ताकत आ जाती है। वो खुद को ज़ॉम्बियों का बादशाह समझने लगता और शाही लिबास पहनकर गद्दी पर जा बैठता है। उधर नेथन अपने पिता की मौत से अंदर से बिखर चुका था और एक पल के लिए वो सोचता है कि ये राज्य छोड़कर वापस अपने शहर लौट जाए, मगर एलेना और सोफिया उसे याद दिलाती हैं कि उसके बड़े भाई का हमेशा से यही सपना था कि वो अपनी जनता की मदद करे। उनका हौसला देखकर नेथन रुकने का फैसला करता है और सोफिया भी खुशी से उसका साथ देने पर राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेथन कमांडर विक्टर से मिलता है और हुक्म देता है कि आने वाली रात को ज़ॉम्बियों को महल से बाहर निकलने से रोकने के लिए सरहद वाली फौज को फौरन बुलाया जाए और सरहदों पर सुरक्षा सख्त कर दी जाए और यहाँ महल के अंदर का मामला वो और उसकी टीम खुद संभालेगी। इसके बाद नेथन एक बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार करता है। उनकी चाल ये थी कि महल के सबसे बड़े हॉल में ढेर सारी लकड़ियाँ और तेल बिछाकर एक बड़ा जाल बिछाया जाए। वहाँ एक बड़ा ढोल रखा जाएगा जिसे बजाकर महल भर के ज़ॉम्बियों को एक ही जगह इकट्ठा किया जाएगा और फिर उन सबको एक साथ आग के हवाले कर दिया जाएगा। प्लान तय करने के बाद नेथन और उसकी टीम उस भ्रष्ट मंत्री की तलाश में निकलती है, क्योंकि इस पूरी तबाही का असली जिम्मेदार वही था। वो उसी पश्चिमी हथियारों वाले तहखाने में पहुंचते हैं जहां बहुत सारा असला रखा हुआ था। तभी अंधेरे से वो आधा ज़ॉम्बी बन चुका लॉर्ड मार्कस भारी और डरावनी आवाज निकालते हुए बाहर आता है। नेथन और गैब्रियल उस पर हमला कर देते हैं, मगर अब उसके अंदर ज़ॉम्बी जैसी खतरनाक ताकत आ चुकी थी और उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता था। दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। आखिरकार ओलिवर को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, जिससे बाकी सबको वहाँ से भाग निकलने का मौका मिल जाता है। मगर इस कोशिश में लॉर्ड मार्कस उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। नेथन को अपने दोस्त की मौत का गहरा सदमा पहुँचता है, मगर उसे क्या पता था कि अभी इससे भी बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसी लम्हे मौसम अचानक बदलने लगता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं
हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। धूप गायब होते ही बचे हुए ज़ॉम्बी फिर से बाहर निकल आते हैं। नेथन और उसके साथी फौरन बाकी बचे लोगों को बचाने में जुट जाते हैं। तभी उनके एक साथी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो खुद अपनी मौत की भीख मांगने लगता है ताकि उसकी वजह से किसी और को नुकसान न पहुंचे। भारी दिल के साथ उन्हें अपने ही साथी को खत्म करना पड़ता है। रात करीब आ रही थी और उनका बिछाया जाल बिल्कुल तैयार था। नेथन कहता है कि वो खुद यहाँ रुककर ढोल बजाएगा और आग लगाएगा, बाकी सब सुरक्षित जगह चले जाएं। मगर तभी गैब्रियल आगे बढ़ता है और सबको अपनी गर्दन दिखाता है जहाँ उसे ज़ॉम्बी ने काटा था। वो कहता है कि मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, इसलिए मैं ही यहाँ रुककर अपनी जान कुर्बान करूंगा, ढोल बजाऊंगा और आग लगाऊंगा ताकि बाकी सबकी जान बच सके। वो नेथन से वादा लेता है कि वो इस राज्य को ज़ॉम्बियों से पाक करके अपने भाई का सपना पूरा करेगा और उसी के बाद यहाँ की हुकूमत खुद संभालेगा। नेथन जज्बात में बहकर उसकी बात मान लेता है और सब लोग भरे दिल से गैब्रियल को अकेला छोड़कर महल से बाहर निकल जाते हैं। सूरज ढलते ही अंधेरे में छुपे सारे ज़ॉम्बी भूखे जानवरों की तरह बाहर निकल आते हैं। गैब्रियल पूरी ताकत से ढोल बजाने लगता है। उसकी जोरदार गूंज सुनकर महल भर के ज़ॉम्बी उसी बड़े हॉल की तरफ खींचे चले आते हैं। गैब्रियल के शरीर में भी वायरस तेजी से फैल रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, मगर वो खुद पर काबू रखते हुए लगातार ढोल बजाता रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बी वहाँ खींचे चले आएं। जब हॉल ज़ॉम्बियों से भर जाता है तो वो मशाल उठाकर तेल पर फेंकने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ वो आधा ज़ॉम्बी बन चुका लॉर्ड मार्कस आ धमकता है। आग भड़कने से पहले ही वो अपने पैर से मशाल बुझा देता है और गैब्रियल के सीने में तलवार उतारकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। उधर बाहर नेथन और उसकी टीम इंतजार कर रही थी, मगर काफी देर तक न आग लगती है न ढोल की गूंज सुनाई देती है। नेथन फौरन भांप लेता है कि अंदर जरूर कोई बड़ा हादसा हो चुका है और उनकी पूरी चाल नाकाम हो गई है। वो किसी की बात नहीं सुनता और अपनी जान की परवाह किए बगैर अकेला ही घोड़ा दौड़ाकर तलवार संभालता है और सीधा महल की तरफ लौट जाता है। जैसे ही वो घोड़े पर तेजी से महल के अंदर दाखिल होता है, ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उस पर झपट कर उसे जमीन पर गिरा देता है। नेथन फौरन उठता है और तलवार निकालकर ज़ॉम्बियों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। चारों तरफ डर और मौत का बसेरा था, मगर वो अकेला हजारों ज़ॉम्बियों के बीच किसी बेखौफ जंगजू की तरह लड़ता रहता है। आखिरकार वो उस मुख्य हॉल तक पहुंच जाता है। अंदर दाखिल होते ही उसे नजर आता है कि गैब्रियल की बेजान लाश जमीन पर पड़ी है और लॉर्ड मार्कस आराम से गद्दी पर बैठा है, जैसे वो खुद को ज़ॉम्बियों का बादशाह मान चुका हो। नेथन बिना एक पल गंवाए ढोल की डंडियां उठाता है और जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। इसकी गूंज सुनकर बाहर भटकते सारे ज़ॉम्बी तेजी से वापस उसी हॉल में घुसने लगते हैं। जब हॉल ज़ॉम्बियों से भर जाता है तो नेथन मशाल उठाकर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दरिंदा बन चुका लॉर्ड मार्कस उस पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच एक भयानक आखिरी टक्कर शुरू हो जाती है। वायरस की वजह से उसके अंदर इतनी खतरनाक ताकत आ चुकी थी कि नेथन के वार का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। नेथन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और चारों तरफ से भूखे ज़ॉम्बियों में घिर जाता है। ऐसा लगता है कि अब उसका बच निकलना नामुमकिन है, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर खड़ी सोफिया उसी पल कुछ ऐसा करने वाली है जो बाजी पलट देगा। महल के बाहर खड़ी सोफिया समझ जाती है कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है और नेथन खतरे में है। वो फौरन अपने तीर पर आग लगाती है और उसे हॉल की तरफ छोड़ती है। पहला तीर हॉल के बाहर ही गिर जाता है। वो हार माने बगैर दूसरा जलता तीर चलाती है जो सीधा खिड़की से होकर एक लकड़ी के खंभे में जा धंसता है। नेथन उस जलते तीर को देख लेता है। वो फौरन फुर्ती से छलांग लगाकर उस खंभे पर चढ़ता है, जलते तीर को निकालता है और सीधा नीचे तेल में भीगी जमीन पर फेंक देता है। तीर गिरते ही एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा हॉल शोलों की लपेट में आ जाता है। देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बी आग की भयानक लपटों में जलकर भस्म होने लगते हैं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि नेथन फौरन छत तोड़कर बाहर निकल जाता है ताकि खुद को बचा सके, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो लॉर्ड मार्कस इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो भी आग से बचता हुआ छत तोड़कर नेथन के सामने आ खड़ा होता है। अब इस जलती छत पर दोनों के बीच मौत की आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। वो नेथन पर भारी पड़ रहा था और उसे बुरी तरह मारकर नीचे आग में गिराने ही वाला था, मगर नेथन किसी तरह खुद को बचा लेता है और जब वायरस के असर से लॉर्ड मार्कस का ध्यान भटकता है तो नेथन सही मौका देखकर अपना चाकू सीधा उसके दिल में उतार देता है। दिल पर वार होते ही उसकी ताकत खत्म होने लगती है, क्योंकि हर ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल ही होता है। मगर मरते मरते भी वो नेथन को अपने साथ नीचे आग में खींचना चाहता है। तभी नेथन अपनी बची हुई पूरी ताकत झोंककर तलवार उसके सीने में उतार देता है, जिससे वो छत तोड़ता हुआ सीधा नीचे उस भयानक आग में जा गिरता है और हमेशा के लिए राख हो जाता है। नेथन छत के एक टूटे हिस्से को पकड़कर लटक जाता है और मुश्किल से खुद को ऊपर खींचकर अपनी जान बचा लेता है। ठीक उसी वक्त सरहद वाली फौज अपने हथियारों और बंदूकों के साथ वहाँ आ पहुँचती है। जो सिपाही पहले मंत्री के डर से कोई कदम उठाने से डरते थे, आज वो पूरी तरह बेखौफ हो चुके थे। वो
महल के बाहर बचे हुए सारे ज़ॉम्बियों को गोलियों से भून डालते हैं। सभी लोग, पहरेदार, फौजी और गांव के बचे हुए बाशिंदे नेथन को जिंदा सलामत देखकर खुशी से झूम उठते हैं। सब समझ जाते हैं कि नेथन ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन सब की जान बचाई है। वो सब उसे अपना नया राजा मानकर उसके सामने सिर झुका लेते हैं, मगर नेथन जानता था कि उसका काम अभी अधूरा है। वायरस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और आसपास के कई गांवों में अब भी ज़ॉम्बी मौजूद थे। नेथन फैसला करता है कि जब तक वो इस सरजमीन से एक एक ज़ॉम्बी को चुन चुन कर खत्म नहीं कर देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। वो अपनी जनता की हिफाजत के लिए दोबारा अपनी तलवार उठाता है और बचे हुए ज़ॉम्बियों का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है।